तो पिछली क्लासेस में हमने देखा बेटा डेडलॉक को अवॉइड करने के तरीके हमने देखे, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया सेफ्टी स्टेट की, फिर हमने डिस्कस किया रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की, और फिर हमने बात की आपके बैंकर्स एल्गोरिथम की, ठीक है। ये पिछली क्लासेस में हमने देखा था सारी चीजें कि कैसे हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। इट मींस डेडलॉक आए ही नहीं। तो तीन तरीके, सेफ्टी स्टेट, देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और देन फिर हम क्या कहते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम की बात करते हैं, जो मल्टीपल इंस्टांसेस की हम बात करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म की। इसमें क्या होता है बेटा, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में होता क्या है कि फिर हम करते क्या है कि जो हमारा सिस्टम है अगर डेडलॉक में आ गया, ठीक है, तो डेडलॉक को आने देते हैं, पहले डेडलॉक आ जाए, डेडलॉक आने के बाद हम उसको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट के बाद हम रिकवर करते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, सबसे पहले जो हमारा कहना चाहिए सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एल्गोरिथम होता है। कौन से एल्गोरिथम की हम बात करते हैं? डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, और डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम का काम क्या होता है कि सिस्टम में एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, जाके चेक करता है कि कहीं डेडलॉक तो नहीं आ गया। अगर डेडलॉक आ गया तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आज हम इसलिए इसको डिस्कस करेंगे डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी मैकेनिज्म को, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो देखो, a deadlock can be detected by a resource scheduler as it keep track of all the resources that are allocated to different processes. तो डेडलॉक को आप डिटेक्ट कैसे कर सकते हो? रिसोर्स शेड्यूलर की मदद से आप डिटेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रिसोर्स शेड्यूलर के पास सारे के सारे रिसोर्सेज के ट्रैक्स होते हैं कि कौन सा रिसोर्स किसको एलोकेटेड है, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि कौन सा रिसोर्स कौन से प्रोसेसर्स को एलोकेटेड है, ठीक है। अब जो मान लो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या होगा कि डेडलॉक आपके पास सिस्टम में आ गया, ठीक है, उसके बाद आप डिटेक्ट कर रहे हो, जबकि पुरानी एल्गोरिथम्स जो हम अभी पढ़ रहे थे इसके पहले वाले, ठीक है, पुराना बोलना गलत है, इसके पहले वाले जो हम बात कर रहे थे डेडलॉक अवॉइडेंस की, उसमें हम क्या कोशिश कर रहे थे कि जो आपका सिस्टम है वो हमेशा सेफ स्टेट में रहे, अनसेफ स्टेट में जाए ही नहीं, ठीक है, मतलब डेडलॉक आए ही नहीं। यहां हम क्या बोल रहे हैं, डेडलॉक आए, हम उसको डिटेक्ट करें, देन उसको हम क्या करें, डिटेक्ट करने के बाद रिकवरी करें कि डेडलॉक जो कहना चाहिए आ गया उसको हम रिकवर कर दें, जैसे सिस्टम आपका सेफ स्टेट में चला जाए, अनसेफ से सेफ स्टेट में लाने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट कैन बी रिजॉल्व यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। अगर किसी भी सिस्टम में डेडलॉक अगर आ जाता है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? इन फॉलोइंग मेथड्स का यूज करके हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हुई कि ऑल द प्रोसेसेस, मान लो P1 के चलते डेडलॉक आ रहा है, P2 के चलते डेडलॉक आ रहा है और P3 के चलते डेडलॉक आ रहा है, ठीक है। तो ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द डेडलॉक आर टर्मिनेटेड। तो हम क्या करेंगे, जितने भी प्रोसेसेस जो थे जिनके चलते डेडलॉक आ रहा था, यहां हमने क्या देखा कि P1 के चलते डेडलॉक आ रहा था, P2 के चलते डेडलॉक आ रहा था और P3 के चलते डेडलॉक आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, हम P1 P2 P3 को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अच्छा अप्रोच नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एज ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रोसेसेस इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन जैसे ही आपने उन सारे प्रोसेसेस को टर्मिनेट किया, फॉर एग्जांपल P1 P2 और P3, इनको आपने टर्मिनेट किया, तो इन्होंने जितना एग्जीक्यूशन किया होगा वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करें, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर दें, ठीक है, फ्रॉम सम प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस से रिसोर्सेज को हम क्या करें, प्रीएम्प्ट करके दूसरे को दे दें, ठीक है। कब तक ऐसा करें? जब तक कि डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो जाता है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि हम रिसोर्सेज कैन बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम सम अदर प्रोसेसेस एंड गिवन टू अदर्स टिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व, ठीक है। हम ऐसा कब तक करते जाएंगे, रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट करके दूसरे को अवेलेबल कराते जाएंगे जब तक कि आपका डेडलॉक रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही डेडलॉक रिजॉल्व हो जाएगा हम प्रीएम्प्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हम यूज कर सकते हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करने के बाद रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए बात समझने की कोशिश करते हैं आगे। तो डेडलॉक डिटेक्शन जो है वो क्या है, सबसे पहले हम अलाउ करते हैं सिस्टम को कि टू एंटर द डेडलॉक स्टेट, आप डेडलॉक स्टेट में आइए, ठीक है। अब हमारा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम होगा, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम होगा,
वो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे सिस्टम में ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, कुछ इंटरवल टाइम मतलब 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में एक बार, 2 घंटे में एक बार, या 3 घंटे में एक बार, या हाफ एन आवर में एक बार क्या होगा, डिटेक्शन एल्गोरिथम जो होगा ऑटोमेटिकली चालू होगा, कॉल होगा ऑटोमेटिकली, और वो देखेगा कि कहीं जो सिस्टम है वो डेडलॉक में तो है नहीं। अगर डिटेक्ट होता है, इफ डिटेक्शन इज यस, देन आप रिकवरी स्कीम की बात करते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपका डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम वर्क करता है। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इतनी बात अपन को समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब अगर आगे बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो देखो होता क्या है कि जो आपका डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम है जो वर्क करता है वो आपका कुछ ऐसा होता है। हम बात करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। अभी हम डिटेक्शन की बात कर रहे हैं, रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम की बात करते हैं। अगर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम है, ठीक है, तो देखो ये जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम होगा वो 2 तरीके से काम करेगा। ठीक है, वो 2 टाइप का होगा। पहला, सिंगल इंस्टांस को कैच करने के लिए। ठीक है, सिंगल इंस्टांस। सेकेंड अगर हम बात करें तो मल्टीपल इंस्टांस या सेवरल इंस्टांस की हम बात करेंगे। तो दूसरी बात करेंगे मल्टीपल इंस्टांस। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहली बात कर रहे हैं हम सिंगल इंस्टांस की, दूसरी बात कर रहे हैं मल्टीपल इंस्टांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिंगल इंस्टांस की हम पहली बात करते हैं, सिंगल इंस्टांस की, तो सीधी सी बात है, आप क्या करते हो? देखो आपके पास जो तरीका है जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो तरीका है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का, RAG, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, इसके थ्रू आप क्या करते हो कि आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखते हो और देखने के बाद आप क्या डिटरमाइन करते हो कि साइक्लिक है या नहीं है। ठीक है, अगर मान लो साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है प्लस सिंगल इंस्टांस है, साइक्लिक है और सिंगल सिस्टम में सारे के सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टांस वाले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। इसका मतलब डेडलॉक होगा ही होगा, डेडलॉक होगा ही होगा। तो पहला तरीका ये हो गया डेडलॉक डिटेक्ट करने का कि अगर आप बात करते हो सिंगल इंस्टांस वाला है तो आप क्या करते थे, आप RAG यूज करते थे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। आप क्या चेक करते थे, साइक्लिक है कि नहीं। अगर साइक्लिक नहीं है तो डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन अगर साइक्लिक है और सिंगल इंस्टांस है तो इट इज अ सफिशिएंट कंडीशन to prove that the particular system is in deadlock. Is that clear to all of you? Yes or no? बोले बच्चे, क्लियर है या नहीं है? ठीक है, दूसरी बात करें। दूसरा होता है बेटा RAG के जैसा ही एक दूसरा होता है वेट फॉर ग्राफ। सेकंड होता है वेट फॉर ग्राफ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आप रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो मेरे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं दूसरा तो वेट फॉर ग्राफ। सेकंड क्या हो गया, वेट फॉर ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। वेट फॉर ग्राफ और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है बेटा वो एक जैसे ही हैं। डिफरेंस क्या है समझना। अगर मैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करूं, ग्राफ है तो वर्टाइसिस होगा और एजेस होंगे। ठीक है, ये हमें पता है, वर्टाइसिस और एजेस। वर्टाइसिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्या क्या होते हैं वर्टाइसिस, तो हमारा होता है प्रोसेसेस, प्रोसेसेस और रिसोर्सेस जो होता है वो आपका होता है RAG में। प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेस होते हैं वर्टाइसिस। RAG में क्या होता है, प्रोसेसेस भी होता है और रिसोर्सेस भी होता है, वर्टाइसिस भी। ठीक है, लेकिन जब हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं तो इसमें केवल हम प्रोसेसेस लेते हैं, रिसोर्सेस को रिमूव कर देते हैं। ध्यान रखना, केवल हम प्रोसेसेस की बात करते हैं, रिसोर्सेस को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है RAG और वेट फॉर ग्राफ में। RAG कंसिस्ट ऑफ, RAG graphs consist of processes and resources as the vertices, but in case of wait for graph only processes are considered. ध्यान रखना, तो RAG में प्रोसेसेस और रिसोर्सेस दोनों होते हैं और वेट फॉर ग्राफ में ओनली प्रोसेसेस होते हैं। वेट फॉर ग्राफ से भी आप क्या करोगे, आप क्या देखोगे कि साइक्लिक है कि नहीं। अगर साइक्लिक आया, सिंगल इंस्टांस है, मीन सफिशिएंट कंडीशन है, डेडलॉक प्रूफ हो गया। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वेट फॉर ग्राफ से भी आप साइक्लिक देखोगे, RAG से भी साइक्लिक देखोगे, लेकिन वेट फॉर ग्राफ केवल प्रोसेसेस की मदद से बनाया जाता है, रिसोर्सेस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है,
इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करेंगे वेट फॉर ग्राफ की। सिंगल इंस्टांस की हम बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है, ठीक है, ऑफ ईच रिसोर्स टाइप सिंगल इंस्टांस। पहले टाइप की बात कर रहे हैं, डेडलॉक डिटेक्शन में हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं, सिंगल इंस्टांस, ठीक है। उसमें हमने आरएजी पहले ही देख चुके हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। अब हम बात करेंगे वेट फॉर ग्राफ की, ठीक है। यहां जब हम वेट फॉर ग्राफ की बात करेंगे तो जो हमारे नोड्स होंगे या वर्टाइसेस होंगे वो केवल प्रोसेसेस होंगे, इस बात को ध्यान रखना, रिसोर्सेस नहीं होंगे। दूसरा, समझना मेरी बात को, अगर मान लो P1 है और P1 जो है R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है और R1 जो है P2 के पास है, तो देखो जब इसका हम वेट फॉर ग्राफ बनाएंगे, तो समझो मेरी बात, हम वेट फॉर, ये आपका आरएजी चल रहा है, अभी आरएजी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट आरएजी नहीं है, लेकिन इसमें देखो प्रोसेस भी है, रिसोर्सेज भी है, सीधी सी बात है, इसमें प्रोसेस और रिसोर्सेज दोनों है, तो ये आरएजी है। इसका जब मैं क्या कहते हैं वेट फॉर ग्राफ बनाऊंगा तो क्या देखूंगा, P1 R1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 P2 के पास है, इसका मतलब एक क्या चाहता है, P1 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज होल्ड बाय P2, जो कि P2 ने होल्ड किया हुआ है। तो बट ऑब्वियसली अगर मैं इसमें से रिसोर्स को हटाना चाहता हूं तो रिसोर्स कैसे हटेगा, इसको आप हटाओ R1 को और P1 से आप बना दो, जो एरो का डायरेक्शन होगा P2 की तरफ होगा, मतलब P1 क्या कर रहा है, P2 का वेट कर रहा है कि P2 जो है वो रिसोर्स को रिलीज करे। तो सिंपल सी बात है, R1 हटाया, P1 को डायरेक्टली मैंने P2 से कनेक्ट कर दिया और जो डायरेक्शन होगा P2 की ओर होगा। क्यों? क्योंकि P2 ने जिस रिसोर्स को होल्ड किया है वो P1 को चाहिए, तो सिंपल सी बात है, इस आरएजी को हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं वेट फॉर ग्राफ में, ठीक है। वैसे ही अगर देखो P2 जो होता वो रिक्वेस्ट कर रहा होता R2 की, जो कि P1 ने होल्ड करके रखा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है, अब मैं क्या करूंगा, जो P2 होगा वो P2 से मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है। P2 किसका वेट कर रहा है, मुझे R2 हटाना है सपोज दैट, तो P2 किसका वेट कर रहा है, P1 का वेट कर रहा है, ठीक है। P2 P1 का वेट कर रहा है, तो ऐसे हम रिसोर्सेज को हटाते हैं, तो सीधी सी बात है, यहां से समझ में आ रहा है कि अगर कोई P1 कहना चाहिए प्रोसेस है PI, तो 1 यहां I की वैल्यू 1 होगी, जो कि जिसका डायरेक्शन पीजे की तरफ होगा। तो देखो P1 का डायरेक्शन पीजे की तरफ होगा अगर PI वेट कर रहा है पीजे का, ठीक है। PI वेट, या इसको एलोबरेटेड बोले तो P1 का डायरेक्शन P2 की तरफ होगा अगर P1 ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो P2 ने होल्ड करके रखा है, तो इसलिए P1 का डायरेक्शन P2, if PI is waiting for the resources which is holded by PJ. Is that clear? Yes or no? यस सर। ठीक है। अब एक क्या करना होता है, जो आपका डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम होता है वो पीरियोडिकली इन्वोक करता है एक एल्गोरिथम को कॉल करता है, डिटेक्शन एल्गोरिथम को, जो सर्च करता रहता है कि साइकिल तो नहीं बन रहा है, अगर साइकिल बन गया मतलब डेडलॉक है, ठीक है। अब एक एल्गोरिथम को टू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ ग्राफ रिक्वायर्स एन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, जहां n जो होता है वर्टाइसिस होता है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, अगर हम वेट फॉर ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ वर्टाइसिस का मतलब प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर n प्रोसेसेस हैं तो n स्क्वायर ऑपरेशन चाहिए साइकिल डिटेक्ट करने के लिए। चलिए अच्छी बात है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर साइकिल हो गया और सिंगल इंस्टांस है तो डेडलॉक कंफर्म, ठीक है। तो साइकिल प्लस सिंगल इंस्टांस मैं बोल दूंगा कंफर्म्ड डेडलॉक, ठीक है। तो अब अपन इसके एग्जांपल देखेंगे वेट फॉर ग्राफ के, ठीक है। तो मैं आपको आरएजी के थ्रू, आरएजी देखता हूं पहले, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाता हूं और उसके थ्रू हम वेट फॉर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अच्छी बात है। तो देखो बेटा, R1 एक रिसोर्स है जिसको P1 रिक्वेस्ट कर रहा है, P1 ने इसको रिक्वेस्ट किया, देखो चलिए ठीक है। P1 जो है वो R2 को भी रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है क्योंकि देखो इसमें प्रोसेस और रिसोर्स दोनों ही हैं। अब R2 जो है वो P4 के पास है और P4 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है।
R3 जो है वो P3 के पास है और P2 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है और R1 को P2 ने एक्वायर किया हुआ है। ये आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। अब बेटा बड़ा ही सिंपल है, अगर मैं इसका वेट फॉर ग्राफ बनाऊं, चलो हम कोशिश करते हैं वेट फॉर ग्राफ बनाने की। तो देखो, पहले देखो मुझे रिसोर्स P1 से चालू करता हूं, तो मुझे पहले R1 हटाना है, सपोज दैट R1 हटाना है। तो देखो P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि R1 जो है वो P2 के पास है, R1 जो है P2 के पास है। तो इसका मतलब देखा जाए तो P1 की जो डिपेंडेंसी है वो किससे है, P1 की जो डिपेंडेंसी समझो वो P2 से है। P2 अगर छोड़ देता है, P2 अगर R1 को छोड़ देता है तो बट ऑब्वियस है आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूं, P1 का जो एरो है, क्योंकि मुझे वेट फॉर ग्राफ में केवल प्रोसेसेस रखने होते हैं, रिसोर्सेस हम रिमूव कर देते हैं, तो P1 से मैं P2 बना देता हूं। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, P1 is dependent on P2 because P1 is waiting for P2 to release the resources। ठीक है, तो P1 से P2 का बन गया। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं P2 की ओर। तो यहां देखो P2 जो है ना वो R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे हटाना क्या है, R3 को। ठीक है, समझते हैं। अब यहां देखो बेटा, P2 जो है उसने R3 को रिक्वेस्ट किया है और R3 जो है उसको एक्वायर किसने किया है, P3 ने। ठीक है, R3 को P3 ने एक्वायर किया। इट मींस अगर देखा जाए तो P2 को किससे दिक्कत है, P2 को P3 से प्रॉब्लम है। P3 अगर रिलीज करेगा तो काम हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, जो P2 का एरो बनाऊंगा वो P3 की ओर बना दूंगा। चलिए अच्छी बात है, ए बन गया P2 टू P3। आगे बात करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, R3 भी खत्म हो गया। ठीक है, अब लेकिन P4 की भी बात है, फिर P4 भी है, P4 भी R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखो P4 ने R3 को रिक्वेस्ट किया हुआ है और सेम कंडीशन R3 जो है P3 के पास है। फिर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है कि P4 को दिक्कत है P3 से, क्योंकि P3 जब तक रिलीज नहीं करेगा R3 को, P4 को मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, P4 से P3 की ओर एरो बना दूंगा। चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। अब एक रिसोर्स की ओर बच गया R2। चलिए देखो, अब मैं देखो तो क्या है, P1 ने R2 को रिक्वेस्ट की हुई है और R2 किसने होल्ड करके रखा हुआ है, P4 ने। तो बट ऑब्वियस है जब तक P4 R2 को रिलीज नहीं करेगा, P1 को नहीं मिलेगा, तो P1 को P4 से दिक्कत है। तो बट ऑब्वियस है क्या होगा, यहां डायरेक्शन P1 का P4 की ओर होगा, क्योंकि P1 इज वेटिंग फॉर P4 टू रिलीज द रिसोर्स R2। ठीक है, अब ये हमारा देखो, इसमें सारे हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपके हट गए और सारे प्रोसेसेस आ गए। P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, P4 आ गया। देखो अब मुझे क्या चेक करना है, साइक्लिक है कि नहीं है। तो देखो साइक्लिक है, साइकिल बन रहा है। ये देखो यहां तक गया और इसके बाद यहां से फिर ऐसा मुड़ रहा है। साइकिल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साइकिल तो नहीं बन पा रहा है, बिकॉज अगर देखो इस एरो का साइन इधर होता, ये वाला एरो इस साइड होता, अगर ऐसा होता तो बात अलग होती। ये तो इधर ही मुड़ रहा है, तो इसका मतलब साइकिल नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर साइकिल नहीं है और सिंगल इंस्टांस वाला है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर साइकिल नहीं है, ये साइक्लिक है, इट मींस नो डेडलॉक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलिए बच्चे। Yes, sir. ठीक है, तो नो डेडलॉक की कंडीशन आ गई। ऐसे बेटा वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको हम आरएजी के थ्रू भी सॉल्व कर लेते हैं, हमने पहले किया हुआ है, लेकिन वेट फॉर ग्राफ से हम ऐसे काम करते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरा ये है, हमने एक आरएजी लिया, सपोज दैट R1 एक रिसोर्स है जिसको P1 रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और P1 ने R2 को होल्ड करके रखा है, P1 ने R2 को होल्ड करके रखा हुआ है। ये आरएजी बन रहा है क्योंकि प्रोसेस और रिसोर्स दोनों ही है।
और P4 रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को, और इसने R3 को होल्ड करके रखा हुआ है। R3 को रिक्वेस्ट कर रहा है P3, और इसको R4 ने होल्ड, सॉरी, R3 को रिक्वेस्ट कर रहा P3 ने, और P3 ने R4 को एक्वायर करके रखा है या होल्ड करके रखा है। फिर अगर बात करें तो P2 एक और है जो कि R1 को होल्ड करके रखा है और R4 को रिक्वेस्ट कर रहा है। ये तो RAG हो गया। अब यहां देखो, यहां हम बात करेंगे वेट फॉर ग्राफ। तो वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं बेटा। सबसे पहले मान लो P1 से चालू करें, तो R1 को मुझे हटाना है, ठीक है? तो देखो बट ऑब्वियस है, P1 से R1, मतलब P1 ने R1 को रिक्वेस्ट किया और R1 जो है वो P2 के पास है। तो P2 जब तक रिलीज नहीं करेगा P1 को नहीं मिलेगा। तो बट ऑब्वियस है, मैं क्या करूंगा, P1 से P2 की ओर एरो बना दूंगा टुवर्ड्स P2, ठीक है? चलिए और देखते हैं। फिर P2 ने रिक्वेस्ट किया हुआ है R4 का, और R4 जो है वो P3 के पास है। मैं इसको अब हटाना चाह रहा हूं। P2 ने रिक्वेस्ट किया है R4 का, और देखो R4 P3 के पास है, ठीक है? तो बट ऑब्वियसली P3 जब तक नहीं छोड़ेगा P2 को नहीं मिलेगा, ये वाली बात। तो एरो क्या हो जाएगा, P2 टू P3। ये भी क्लियर हो गया मुझे। देन देखो, अब अगला है हमारे पास, P3 ने किया हुआ है, R3 को रिक्वेस्ट किया है और R3 P4 के पास है, देखो। और R3 मुझे हटाना है क्योंकि रिसोर्सेज सारे हटाने हैं। तो यहाँ R3 जो है वो P4 के पास है। तो बट ऑब्वियसली जब तक P3 एग्जीक्यूट कब तक नहीं होगा, जब तक P4 R3 को रिलीज ना कर दे। तो मैं P3 से P4 की ओर बना दूंगा। अब एक ही रिसोर्स बन गया R2। तो देखो P4 ने R2 को रिक्वेस्ट किया हुआ है और R2 जो है वो P1 के पास है, ठीक है? तो इसका मतलब जब तक P1 R2 को रिलीज नहीं करेगा, P4 को मौका नहीं मिलेगा। तो P4 से P1 की तरफ डायरेक्शन बना दो, ठीक है? अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, सिंगल इंस्टांसेस हैं, और अगर साइक्लिक होता है, देखो साइक्लिक है, बिल्कुल साइकिल बन रहा है, यहां से देखो डायरेक्शन पूरे साइक्लिक बन रहा है। साइक्लिक है, इट मींस डेडलॉक है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है प्लस सिंगल इंस्टांस वाला है। तो साइक्लिक प्लस सिंगल इंस्टांस, तो कंफर्म है डेडलॉक है, बिकॉज दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे, क्लियर Yes. है? गुड। वेट फॉर ग्राफ भी बनाना आपको आ गया। दूसरी बात करते हैं मल्टीपल इंस्टांस की। तो मल्टीपल इंस्टांस में क्या होगा, अगर साइक्लिक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि साइक्लिक तो है, ठीक है? लेकिन क्या है, अब हमने देखा कि साइक्लिक तो है, साइकिल डिटेक्ट तो हो गया, और प्लस मल्टीपल इंस्टांस की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक के लिए। कंडीशन तो नेसेसरी है, लेकिन इस पर डेडलॉक होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, बाकी जो बचे नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। मैंने बताया था, याद करो, बाकी जो बचे नेसेसरी कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो आप बोलोगे कि हाँ डेडलॉक है, नहीं होते हैं तो डेडलॉक नहीं होगा। या तो मैंने आपको बताया बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में, बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में बताया था मैंने पिछली क्लास में। बैंकर्स एल्गोरिथम से आप देख लोगे कि रिसोर्सेस आपके फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर फुलफिल पा रहे हैं तो डेडलॉक नहीं होगा, ठीक है? मल्टीपल इंस्टांस की हम बात करें, साइक्लिक भी है और मल्टीपल इंस्टांस है। तो बट ऑब्वियस है, बैंकर्स एल्गोरिथम लगाओ और चेक कर लो कि डेडलॉक है या नहीं है। बैंकर्स एल्गोरिथम पिछली क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो दोबारा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यहां तो बात क्लियर है? यस और नो? बोलिए बच्चे। ठीक है, आगे बात करते हैं डिटेक्शन एल्गोरिथम के यूजेस की, ठीक है? अब बात ये आती है कि आपकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करने की। मतलब आप, जैसे आपका सिस्टम है, आप डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम कब कब कॉल करोगे, कैसे कॉल करोगे?
कितने देर में कॉल करोगे। तो व्हेन एंड हाउ ऑफन टू इन्वोक डिपेंड्स ऑन, पहली बात, हाउ ऑफन अ डेडलॉक इज लाइकली टू अकर, कितनी जल्दी जल्दी डेडलॉक ऑकर होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ डेडलॉक ऑकर होता है। मान लो 15-15 मिनट में डेडलॉक ऑकर हो रहा है, या 1 आवर में डेडलॉक ऑकर हो रहा है, या 2 आवर्स में डेडलॉक ऑकर हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, समथिंग 15 मिनट्स में या 1 आवर्स में या 2 आवर्स में डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करूंगा, ठीक है, या ऑटोमेट करूंगा हर 15 मिनट में, पीरियोडिक सेट कर दूंगा कि हर 15 मिनट में आपका डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम जो है वो क्या हो जाए, इन्वोक हो जाए, चेक करें कि डेडलॉक है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है तो बट ऑब्वियस है, फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है, इफ डेडलॉक इज फ्रीक्वेंट कॉल द एल्गोरिथम फ्रीक्वेंटली, बट ऑब्वियस है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है कि हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड बाय डेडलॉक, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड बाय डेडलॉक, कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं और डेडलॉक से अफेक्ट हो रहे हैं, विल बी अफेक्टेड बाय डेडलॉक, ठीक है। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं उसको हम, कितने प्रोसेसेस को रोल बैक करना है, रोल बैक मतलब कितने प्रोसेसेस को मुझे टर्मिनेट कर देना है, ठीक है। तो हाउ मेनी प्रोसेसेस विल बी अफेक्टेड बाय डेडलॉक, ठीक है। तो देखो इसका तरीका तो ये है कि आप क्या करो, एक तरीका तो ये है, जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है कोई रिसोर्स के लिए, मतलब पीआई है, अगर वो आरआई को रिक्वेस्ट करता है तो इस रिक्वेस्ट को फुलफिल होने से पहले, इस रिक्वेस्ट को फुलफिल होने से पहले आप क्या करो, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल कर लो। वो क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर ये रिक्वेस्ट फुलफिल हुई तो डेडलॉक तो नहीं आ रहा है, अगर ये रिक्वेस्ट फुलफिल हुई तो डेडलॉक तो नहीं आ रहा है, अगर डेडलॉक आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं करूंगा, नहीं आ रहा है तो ठीक है फुलफिल कर दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन एक बात बताओ, इतने सारे रिक्वेस्ट होंगे, हम हर बार जितने रिक्वेस्ट होंगे उतने अगर डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करते हैं तो बट ऑब्वियसली हर रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करना पड़ेगा, कॉल करके चेक करना पड़ेगा। अभी अच्छा तो है नहीं, ठीक है, बट ऑब्वियसली आपका जो सीपीयू होगा उस पर बर्डन पड़ेगा, ठीक है, अब बार बार आप कॉलिंग कर रहे हो, मेमोरी वेस्टेज, हर चीज की दिक्कत होगी, ठीक है, ठीक है। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, परफॉर्मेंस इफेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं, इससे अच्छा ये है कि हम क्या करें, एक पीरियोडिक सेट कर दें कि हम क्या कर लें, 1 घंटे में 1 आवर में एक बार हम क्या कहते हैं, डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली कॉल होगा और वो चेक कर लेगा कि चलो डेडलॉक है या नहीं है, या तो 2 घंटे में ऑटोमेटिकली आएगा, कॉल होगा और चेक कर लेगा कि आपके सिस्टम में डेडलॉक है या नहीं है, ठीक है। तो इफ डिटेक्शन एल्गोरिथम इज इन्वोक्ड आर्बिट्ररीली देयर मे बी मेनी साइकिल्स इन द रिसोर्स ग्राफ, ठीक है। अगर हम बार बार आर्बिट्ररीली अगर डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल करेंगे तो बहुत सारे साइकिल्स बन जाएंगे रिसोर्स ग्राफ में, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि विच ऑफ द मेनी डेडलॉक प्रोसेस कॉज द डेडलॉक, किसके चलते डेडलॉक हो रहा है। तो बेटर क्या है कि 2 घंटे में एक बार डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को कॉल कर लिया, 3 घंटे में एक बार कॉल कर लिया, 1 घंटे में एक बार कॉल कर लिया, ठीक है, कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक, ठीक है। तो अब आप डेडलॉक की रिकवरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, डेडलॉक से रिकवरी कैसे करोगे, ठीक है, डेडलॉक से आप रिकवरी कैसे करोगे। तो डेडलॉक से मतलब डेडलॉक हो गया, अब डेडलॉक से रिकवर कैसे होगे। तो पहला तरीका तो ये होता है डेडलॉक रिकवरी का, प्रोसेस को टर्मिनेट कर दो, इट मींस किलिंग द प्रोसेस, किलिंग द प्रोसेसेस, किलिंग द प्रोसेसेस, ठीक है, प्रोसेसेस को किल कर दो, मींस अबॉर्ट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस, सारे के सारे प्रोसेसेस को आप क्या कर दो, अबॉर्ट कर दो या किल कर दो, ठीक है। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो P1 के चलते डेडलॉक हुआ, P2 के चलते और P3 को एक एक करके आप क्या करो, अबॉर्ट करो, एक एक करके किल करो। अब मान लो P1 को किल किया और ऑटोमेटिकली फिर P2 और P3 सेफ हो गए, ऐसा भी हो जाता है कि P1 के चलते डेडलॉक आ रहा था तो P2 पे भी डेडलॉक आ गया, P3 पे भी आ गया। तो ऐसा भी कर सकते हो कि अबॉर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड, एक एक को आप क्या करते जाओ, टर्मिनेट करते जाओ, जैसे पहले P1 को किया फिर P2 को किया, और एक कब तक करोगे, जब तक कि डेडलॉक का साइकिल एलिमिनेट ना हो जाए, ठीक है। तो किल वन आफ्टर द अदर प्रोसेस, ठीक है। देन अदर क्राइटेरियाज टू किल द प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं, कौन कौन से अदर क्राइटेरियाज हो सकते हैं जो प्रोसेस को किल करने में मदद करें। तो अदर क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। अदर क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात होती है लो प्रायोरिटी। सबसे पहले क्या करो, अगर डेडलॉक आ गया है तो आप लो प्रायोरिटी वाले को किल करो, ठीक है, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले को आप किल कर नहीं सकते हो,
तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी किल्ड फर्स्ट। दूसरा, परसेंटेज ऑफ वर्क देखो किसी प्रोसेस ने कितना काम किया है, ठीक है। तो सपोज दैट P1 ने अपना 80% एग्जीक्यूशन किया हुआ था और P2 ने केवल 40% एग्जीक्यूशन किया था। तो अगर मैं P1 को टर्मिनेट करता हूं, तो उसका 80% वर्क जो हो जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर है P2 को टर्मिनेट कर दो। इस केस में क्या करोगे, आप P2 को टर्मिनेट कर दो। अगर आप P2 को टर्मिनेट करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसने केवल 40% ही वर्क किया हुआ है P1 के कंपैरिजन में देखा जाए तो, ठीक है। तो ऐसा भी होगा। दूसरा, द परसेंटेज ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीशन, हर प्रोसेस का कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया है। जिसका सबसे कम हुआ है उसको मौका दे दो आप, उसको जिसका सबसे कम हुआ है उसको टर्मिनेट कर दो, ठीक है। अगली बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेस होल्डिंग बाय द प्रोसेस। तो दूसरी बात जो देखी जाए तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम कितना रिसोर्स होल्ड किया है किसी प्रोसेस ने। तो जैसे कि देखो P1 है, P1 ने 35 रिसोर्स होल्ड किया है और P2 ने केवल 5 रिसोर्स होल्ड किया है। तो जिसने ज्यादा रिसोर्स होल्ड किया है उसको टर्मिनेट कर दो। तो P1 को टर्मिनेट कर दो। तो क्या होगा, बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होंगे जो कि P1 के रिसोर्सेज की जरूरत होगी उनको, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, डेडलॉक खत्म हो जाएगा। तो डेडलॉक से रिकवर कर लिया आपने। तो मैक्सिमम रिसोर्स जिसने होल्ड किया है उसको आप टर्मिनेट करना चालू करो, ठीक है। तो अभी आपका काम हो जाएगा। थर्ड बात आती है मैक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेस रिक्वायर्ड। किसको कितना रिसोर्स रिक्वायर्ड है। सपोज दैट P1 है, उसको 27 रिसोर्स रिक्वायर्ड है। P1 को 27 रिसोर्स रिक्वायर्ड है और P2 को 54। तो बट ऑफ सर कम किसको रिक्वायर्ड है, P1 को 27, ठीक है। P1 को 27 रिक्वायर्ड है और P2 को 54। तो बट ऑफ से क्या करो, P2 को आप टर्मिनेट कर दो, क्योंकि P2 को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर उसका रिक्वेस्ट हम फुलफिल करने लग गए तो बाकी छोटे छोटे रिक्वेस्ट जो होंगे वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो बट ऑफ से क्या करो, जो मैक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उसको, जिसको सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स की, उनको आप टर्मिनेट कर दो, या जिसको सबसे ज्यादा रिसोर्स की रिक्वायर्ड है उसको टर्मिनेट कर दो। तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, जिसके थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं डेडलॉक की, ठीक है। तो ये देख लो, प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस हो गया, कितना टाइम लगता है कंप्यूटेशन में, ठीक है, एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीट। थर्ड, रिसोर्सेस द प्रोसेस हैज यूज्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं प्रोसेस के पास। तो जिसके पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उसको रिलीज कर दो। रिसोर्स को, किस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, हाउ मेनी प्रोसेस विल नीड टू टर्मिनेट, ठीक है, किनको किनको टर्मिनेट करने की जरूरत है, ठीक है, क्या प्रोसेस इंटरेक्टिव है या बैच है, सिंपल बैच प्रोसेस है या इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं जब हम रिकवरी करते हैं डेडलॉक से, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है, जब हम रिकवरी करते हैं तो हम विक्टिम को सेलेक्ट करते हैं किसको टर्मिनेट करना है फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। जब उसको टर्मिनेट कर दिया तो बट ऑब्वियस हम रोल बैक करेंगे कि वो टर्मिनेट हो गया। तो हम जो रोल बैक करेंगे, हम वो रोल बैक कैसे करेंगे, किसी सेफ स्टेट में जाने के लिए रोल बैक करेंगे। पहले जो सेफ स्टेट था वहां पर हम जाने की कोशिश करेंगे और फिर जाके हम रीस्टार्ट कर देंगे प्रोसेस के स्टेट को। कोशिश क्या करेंगे, कम से कम स्टारवेशन हो, ठीक है। सेम प्रोसेस में ऑलवेज बी पिक्ड एज विक्टिम, ऐसा भी हो सकता है कि सेम प्रोसेस क्या हो, हमेशा विक्टिम की तरफ पिक हो, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड नंबर ऑफ रोल बैक्स, कितने नंबर ऑफ रोल बैक्स हमको करना है ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कम से कम स्टारवेशन हो, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू।